वेलकम टू एलेक्जर गाइडेंस फ्रेंड्स। तो ये एक प्रैक्टिस सेट है जो वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल 2021 को एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका डेट है 26 सितंबर 2021 को, जो होने वाला है आज से कुछ ही दिन बाद में। उसी एग्ज़ाम्स के लिए एक प्रैक्टिस सेट है। इनफैक्ट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही मैंने उठाया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है ये। 100 क्वेश्चन है इसमें, जिसमें जीके, मैथ और रीजनिंग मिक्सअप मिलेंगे आपको। तो ये पार्ट 1 होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ 30 क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, और इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक और ख़ास बात बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से लाभ उठाना चाहते हो ना, तो आप साथ में पेन और पेपर लेके बैठो, पेन पेपर के साथ बैठो और प्रत्येक क्वेश्चंस को आप खुद ही सोल्व करो वीडियो को पॉज करके। उसके बाद में आप मेरा सॉल्यूशन, मेरा आंसर्स को चेक करो, ठीक है। इससे आप अच्छे से लाभ उठा पाओगे। दूसरा, वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस पड़े हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ, लेकिन मैं चाहूँगा इस वीडियो में ख़ास बात आप देख लोगे। जो 4 ऑप्शंस मिलेंगे, मैं चारों ऑप्शंस को डिटेल में एनालाइज किया हूँ, इसीलिए पेन पेपर में जब भी कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ इस एग्ज़ाम्स के लिए, बल्कि कई एग्ज़ाम्स ऐसे क्यूज आते हैं, वन डे एग्ज़ाम, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बेनिफिट करेगा, फ़ायदा देगा, ठीक है। तो आप लोग देखो, और इनमें से बहुत सारा क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, एग्जाम्स में हुए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इन विच कंट्री was the first case of Zika virus officially announced? जीका वायरस सबसे पहले कौन से कंट्री ने औपचारिक रूप से अनाउंस किया था? तो ये किया था अफ्रीकन एक कंट्री युगांडा ने 1947 में। जीका का मतलब ही होता है यहाँ का एक शहर का नाम है, युगांडा का एक शहर का नाम, फॉरेस्ट का नाम जीका है, वहीं से यह वायरस निकला था, तो जीका वायरस कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हु इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम? मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? मिडिवल हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट आंसर का होगा अकबर। अकबर ने मनसबदारी सिस्टम किया था। व्हाट इज मनसबदारी सिस्टम? इसको भी थोड़ा जान लीजिए, और इससे पहले तो ये जान लीजिए, मनसबदारी में एक वर्ड आपको दिख रहा है, मनसब, इसका क्या मतलब होता है? ये WBCS प्री 2021 में आया हुआ है, जो अगस्त 22 तारीख को हुआ था ना एग्जाम, उसमें डायरेक्ट पूछा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मनसब। तो मनसब एक अरबिक वर्ड है दोस्तों, और इसका मतलब होता है रैंक, यानी पद। तो मनसबदारी सिस्टम में अकबर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया था, बहुत बड़ा रिफॉर्म्स था शासन चलाने के लिए। आज के डेट में आप समझ लो कि जिस तरह से सरकार शासन चलाने के लिए ऑफिसर्स को नियुक्त करता है ना, जैसे IAS ऑफिसर हुआ, IPS ऑफिसर हुआ, स्टेट में जैसे ब्लॉक में हमारा BDO साहब होते हैं ब्लॉक डिवीज़न को चलाने के लिए, DM साहब होते हैं डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए, ये सब गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किए गए ऑफिसर्स हैं। उसी तरह से अकबर भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन को, शासन को चलाने के लिए पूरे राज्य में मनसब नियुक्त किया था, ठीक है, जिसके साथ पास बहुत सारी शक्तियाँ दे गई थी, सैनिक भी रख सकते थे, तो उसी को कहते थे मनसबदारी सिस्टम। और डिटेल्स में तो अभी शॉर्टकट में ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये एक रीजनिंग है दोस्तों। बोल रहा है कि यहाँ पर AB-BCA बल्कि एक सीरीज़ है, इस सीरीज में जो ब्लैंक है इसमें कौन सा लेटर्स आएगा? तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आप बनाओगे ना, तो आप इन लोगों को ग्रुप में डिवाइड करो। जनरली 3-3 का ग्रुप में डिवीजन होता है, तो ये रहा 3 का ग्रुप AB, और यहाँ एक लेटर आएगा, ये 3 ऑलरेडी है, ये 3 ग्रुप में, फिर A, यहाँ एक लेटर आएगा, फिर 3 ग्रुप हम लोग बना लेते हैं, ये 3 ग्रुप बन गया। अब आप ऑप्शंस में से एक एक को पुट करके देखिए, क्या कोई पैटर्न दिख रहा है? किसी ना किसी ऑप्शंस को पुट करने के बाद कोई ना कोई पैटर्न आपको नज़र आ ही जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम लोग अगर ऑप्शन A को चेक करेंगे तो पहले लगेगा, पहला ग्रुप में C लगेगा, तो यहाँ C होगा। उसके बाद में B लगेगा, तो यहाँ B आएगा, फिर A एंड सो ऑन B। तो ये अब पढ़ के देखिए, ABC, BCA, BAB, ABC, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है, ठीक है। कोई एक पैटर्न बनना चाहिए, वो किसी भी किस्म का पैटर्न हो सकता है, पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। तो ये तो नहीं हुआ, तो इसको मिटाते हैं। ऑप्शन C को अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C,
उसके बाद यहाँ भी C, उसके बाद यहाँ पर A और यहाँ पर B। एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा, ABC, इधर लिख रहा हूँ मैं, ABC, ये रहा पहला ग्रुप। उसके बाद BCA, फिर तीसरा देखिए CAB, फिर ABC, फिर ABC, फिर BCA। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये एक पैटर्न में है। कौन सा पैटर्न में अगर आप देखोगे तो सभी 3-3 का ग्रुप है और कोई भी लेटर ट्वाइस यानी कि 2 बार नहीं आया है, डबल नहीं आया है। यहाँ ABC, तो यहाँ पर BCA, यहाँ पर CAB, यहाँ पर ABC, ऐसा एक पैटर्न हुआ। एक और लॉजिक, एक और पैटर्न यहाँ पर काम कर रहा है दोस्तों। ये देखिए, अगर यहाँ पर ये ABC है तो यहाँ पर देखिए A जो था शुरू में वो अंतिम में चला गया, यहाँ पर आ गया, आखिर में आ गया, और उसके बाद BC एक लेटर पीछे चला गया। ठीक है, यानी कि BC बाद में था ना A का, वो BC A का आगे चला आया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो B था शुरू में वो फिर यहाँ अंतिम में आ गया और CA आगे निकल आया है। यही पैटर्न यूज हो रहा है, यानी कि इस तरह से ये यूज हो रहा है, इस तरह से ये गया है। तो ये भी एक पैटर्न है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर इसका बनेगा CCAB। रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना वक्त लग रहा है, एग्जाम में आपको बहुत जल्दी बनाना है। जीके का एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज कॉल्ड ब्राउन कोल। याद रखिए, ब्राउन कोल किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये लिग्नाइट को। ब्राउन कोल लिग्नाइट को कहते हैं। कोल का कैटेगरीज है दरअसल ये दोस्तों, जो कोयला होता है जिसको हम लोग ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, कोयला को क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड। तो कभी क्वेश्चन आ जाएगा विच मिनरल व्हाट इज नॉन एज ब्लैक गोल्ड, तो कोयला को, कोल को बोलते हैं। तो ब्राउन कोल बोला जाता है लिग्नाइट को। बिटुमिनस और एंथ्रासाइट भी कोल है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला कोल होता है, बेस्ट क्वालिटी वाला। लगभग 90% के आसपास इसमें कार्बन मिलता है, इसीलिए ये बेस्ट क्वालिटी है। मतलब कौन सा कोयला अच्छा है, कौन सा कोयला का क्वालिटी लो है, इस बात को हम लोग पता लगाते हैं कार्बन उसमें कितना है, किस कोयले में कार्बन कितना है। तो कार्बन का मात्रा एंथ्रासाइट कोयले में सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको बेस्ट कोयला कहते हैं। और बिटुमिनस इससे थोड़ा लो कैटेगरी का है और लिग्नाइट सबसे लोअर कैटेगरी का है। तो सबसे अच्छा हुआ है एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद में लिग्नाइट। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? तो ये रहा बिटुमिनस, और कुछ हिस्सा लिग्नाइट का भी मिलता है। एंथ्रासाइट बहुत कम मात्रा में मिलता है भारत में, नहीं के बराबर, लेकिन बिटुमिनस का मात्रा ज़्यादा है। अगर हम लोग बात करें वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये सब जितना भी कोल का है खान वगैरह, वो सब में बिटुमिनस का कोयला ही बिटुमिनस टाइप्स का कोल मिलता है। अपने जैसे रानीगंज में है, आसनसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स 1:2:3 एंड देयर SCF इज 12, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर आपको पता करना है। क्या क्या गिवन है? नंबर गिवन है, उनका रेशियो गिवन है। तो पहला नंबर है 1, तो यहाँ पर मैं A लगाता हूँ। उसके बाद 2A मान लेते हैं, 3A। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। HCF हमको गिवन है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मौसप हिंदी में जिसको बोलते हैं। तो HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ये तीनों नंबर में वो कौन सा नंबर है जो तीनों में मौजूद है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, A जो मैं मान लिया हूँ पहला नंबर को A, तो यही है सब तीनों में, तो यही हुआ HCF हमारा। तो यानी कि A इज इक्वल टू HCF यानी कि 12। तो A अगर 12 है तो हाईएस्ट नंबर कौन होगा? 3 है। तो 3A का मतलब क्या होगा? 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 36। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 36। ये शॉर्टकट तरीका है, वैसे हम लोग मान के और लंबा लेंदी कर सकते हैं, अननेसेसरी उतना करने का जरूरत नहीं। एग्जाम में हमको मार्क्स उठाना है टाइम में। विच वॉज नॉन एज द स्यूडोनिम अनिला देवी। स्यूडोनिम का मतलब समझ लीजिए अननोन पर्सन्स का जो नाम रहता है, रियल नेम नहीं जो रहेगा, ठीक है, रियल नेम नहीं रहेगा, उसको स्यूडोनिम कहेंगे। तो अनिला देवी ये स्यूडोनिम है, यानी कि ये एक रियल नेम नहीं है। अनिला देवी इज नॉट रियल नेम। ये तो उसका रियल नेम क्या है? किसको अनिला देवी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये रहा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंगाली राइटर है, ऑथर है। तो इनका नाम ही अनिला देवी। अब अनिला देवी देख के लग रहा है कि एक फीमेल नेम है, विमेन का नेम है, महिला का, और ये तो मेल है, मेल जेंडर का है। तो बहुत सारे राइटर्स ऐसे होते हैं जो अपने जेंडर को चेंज करके नाम देते थे,
ठीक है। ऐसे महिला राइटर्स भी बहुत हुए जो मेल, उसका पेन नेम यानी कि राइटिंग करने के वक्त में उसका नाम किताबों में दिया रहता था, फीमेल है तो मेल का नाम देते थे। तो ये भी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसको चटर्जी भी कह सकते हैं, शरत चंद्र चटर्जी, बंदोपाध्याय माने बनर्जी, तो उन्होंने अपना नाम अनिला देवी ही दिया था, राइटिंग वाला नाम, पेन नेम जिसको कहेंगे। बहुत सारे बुक्स लिखा है ये, फेमस बुक्स जैसे कि देवदास मूवी वगैरह भी बना है, परिणीता, और भी बहुत सारे फेमस बुक्स हैं, ठीक है, जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही लिखा है। तो इन्हीं को अनिला देवी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 सेज, यहाँ पर भी एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन आ गया, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ए मोटरसाइकिलिस्ट राइडर ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस ए टू बी विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर and returns to the same place with a speed of 30 kilometer. What was his average speed for the entire journey? Average speed, तो एवरेज स्पीड का एक कंसेप्ट है दोस्तों, मालूम होना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पर सवाल क्या बोल रहा था, ये एक प्लेस है ए और ये एक दूसरा प्लेस है, तो ए से बी का जब जाते वक्त वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया, अब जब पहुंच गया तो लौट के भी आया है, तो लौटते वक्त 30 किलोमीटर प्रति घंटा से गया है, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। अब कोई कोई इसको फट से इस तरह से बना देगा, 20 और 30 को जोड़ेगा और 2 से डिवाइड कर देगा, 25 आंसर होगा, इस तरह से बोल देगा। वैसे तो वहाँ ऑप्शन में 25 दिया नहीं, देना चाहिए था ट्रैप करने के लिए। खैर ऐसा नहीं बनता है, ये वेटेज एवरेज का बात कर रहा है। तो एवरेज स्पीड को अगर आप शॉर्ट बनाना चाहते हो शॉर्टकट में, तो ये एक फॉर्मूला आप याद रखो, 2xy डिवाइडेड बाई या अपन x प्लस वाई। यहाँ पर x डिनोट करेगा पहला स्पीड को और y डिनोट करेगा दूसरा स्पीड को। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 गुना x का मतलब 20, y का मतलब 30 और x प्लस वाई यानी कि 30 और 20 को आप जोड़ दीजिए तो 50। बस इसको आप काटा काटी कर दीजिए, काट दीजिए, 4 5 चौके 20, तो उसके बाद हो जाएगा ये 2 चौके 8, 8 तिया 24, तो 24 किलोमीटर पर आवर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये रहा ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन। अगर किसी को ये फॉर्मूला याद ना रहे तो वो क्या करे, तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं बनेगा, लेकिन आपको इस तरह से थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, वो देख लीजिए। यहाँ पर इस तरह से बनाया जा सकता है। यहाँ पर 2 स्पीड दिया गया है ना, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, डिस्टेंस नहीं दिया गया है। तो एवरेज स्पीड का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो आप पहले टोटल डिस्टेंस निकालो, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा भाई, तो आप डिस्टेंस तो दिया नहीं, तो डिस्टेंस आप मान लो। डिस्टेंस मानते वक्त आप ऐसा संख्या मानो जो 20 और 30 से कटता होगा, क्योंकि ये स्पीड है, तो 60 मान लेते हैं डिस्टेंस। लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 60 एक बार गया और एक बार आया, तो 120 टोटल डिस्टेंस ये हुआ, डिवाइडेड बाय। अब टोटल टाइम कितना होगा, तो पहला टाइम जाते वक्त कितना टाइम लगा है, तो टाइम का मतलब क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हम लोग 60 माना है और स्पीड है 20, तो आ गया ये 3 आवर्स। और आते वक्त लौटते वक्त कितना आया था, 60 और 30 था ना, तो ये आ गया 2, यानी कि 2 जोड़ 3 यानी कि 5, ये टोटल टाइम हुआ। अब इसको काटा काटी कर दीजिए, यही करेक्ट आंसर है। तो 5 दूना 10, 5 चौके 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से भी आप आंसर ले आ सकते हो, लेकिन यही तरीका ठीक है। जल्दी आपको आंसर्स लाना है तो 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, लेकिन किसी को याद नहीं तो इस तरह से भी बनाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 24 किलोमीटर पर आवर। फिर से एक क्वेश्चन है और जियोमेट्री से एक क्वेश्चन है। इफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3x डिग्री, 2x माइनस 7 डिग्री एंड 4x माइनस 11 होल डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू पता करना है। देखो दोस्तों, कोई भी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, चाहे वो किस किस्म का भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है यानी जोड़ होता है, वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है। यानी कि इसको यहाँ पर जो भी डिग्री वैल्यू रहेगा और यहाँ पर भी जो रहेगा, यहाँ पर भी जो रहेगा, वो ऑलवेज कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इतना कंसेप्ट अगर मालूम है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हो। तो यहाँ पर तो वैल्यू दे दिया है, चलो हम लोग पहला वाला जो वैल्यू दिया है उसको 3x मानते हैं। तो 3x, तीनों को जोड़ना है, उसके बाद 180 आना चाहिए। तो 3x प्लस 2x माइनस 7 प्लस 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 180, इतना आना चाहिए। बस अब इसको सोल्व करते जाइए और x का वैल्यू ले आइए। तो x के तरफ हम लोग जोड़ते हैं, 3 2 5 और 4 9, 9x
अब इसको घटाते हैं या जोड़ते हैं, -7 -11 तो जुड़ेगा ये, तो माइनस हो जाएगा ये 18 = 180। अब जिसमें x नहीं है उसको उस तरफ भेज देते हैं, बराबर के उधर भेज देते हैं, तो 180 - 80 ये साइन चेंज कर जाएगा जब इधर आएगा, तो +80 ये हो गया। ठीक है, तो 9x = 180 में 18 घटाते हैं जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 198। इसीलिए x का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा 198/9। आप इसको कैंसिल कर दो तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 22। तो x का वैल्यू कितना निकला 22। आपसे x का ही वैल्यू मांगा है तो ये रहा 22 डिग्री, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको ये खाली इक्वेशन बनाना आना पड़ेगा, उसके लिए कंसेप्ट जानना पड़ेगा कि कोई भी ट्रायंगल का एंगल्स के सम ऑलवेज, तीनों एंगल्स के सम 180 डिग्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक रीजनिंग का क्वेश्चन, मिरर इमेज का बात करेगा। मिरर इमेज, यहाँ पर एक देखिए ये एक इमेज है, इसको ये मिरर है, ये मिरर ये जो दिख रहा है ना A and B, तो इसमें मिरर में देखने के बाद में वो कैसा दिखेगा। मैं किसी एक वीडियो में कांस्टेबल का है रीजनिंग का वीडियो मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहाँ डिटेल में मिरर इमेज के बारे में बात किया था, जाके आप देख लीजिए अगर सीखना है। मैं यहाँ जल्दी से आंसर्स तक पहुँचता हूँ, फिर भी मैं थोड़ा बात करूँगा। जब भी मिरर इमेज का बात होता है ना, एक होता है वाटर इमेज, लेकिन वाटर इमेज नहीं, यहाँ मिरर इमेज है, तो उसका राइट एंड लेफ्ट इंटरचेंज हो जाता है। जो लेफ्ट बनता है वो राइट बन जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा। जैसे कि ये इसका लेफ्ट पोर्शन ये है और राइट पोर्शन ये है, इस डायग्राम का, इस चित्र का। तो लेफ्ट में ये पार्ट है ना, तो राइट में चला जाएगा इधर, यानी कि कम से कम ये तो कभी नहीं होगा आंसर, क्योंकि ये लेफ्ट का लेफ्ट ही है, देख रहे हो ना, ये जो लेफ्ट का लेफ्ट में है, तो लेफ्ट राइट बनेगा और राइट लेफ्ट बनेगा। मैंने कहा है अप एंड डाउन चेंज नहीं होगा, लेकिन लेफ्ट राइट चेंज होगा, अप एंड डाउन चेंज नहीं होगा। कहाँ पर? मिरर इमेज में। तो यहाँ पर देखिए अप एंड डाउन चेंज नहीं होगा, तो ये छतरी जैसा जो दिख रहा है आपको, है ना, आर्क इस तरह से जो दिख रहा है ना, और यहाँ नीचे बिंदु है, ये भी चेंज नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट तो दोनों इक्वल ही है। तो इसलिए इसमें कौन सा आंसर नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो पूरा चेंज ही कर दिया, गोल कर दिया है। ठीक है, छतरी ठीक है इन दोनों में। अब देखिए, अब यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये पोर्शन इस तरह से जो दिखा है, ये भी अपना ऊपर नीचे चेंज नहीं करेगा, लेफ्ट राइट चेंज करेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों इसका इक्वल है, बराबर है, इसलिए ये जैसा का तैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर तो उल्टा दिया है, ऊपर नीचे चेंज कर दिया, ऊपर नीचे वाटर इमेज में चेंज होता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ये रहा, मिरर इमेज इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एक जीके का क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट टू डिटरमाइन नेशनल इनकम? वो कौन सा शख्स है जो नेशनल इनकम को, राष्ट्रीय आय को सबसे पहली बार आकलन किया था, डिटरमाइन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये रहा, दादा भाई नौरोजी। इसने ही किया था सबसे पहले नेशनल इनकम को कैलकुलेट, आंका था। तो थोड़ा सा बात करते हैं हिस्ट्री में। ये चारों ही ऑप्शंस इकोनॉमी से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन भी इकोनॉमी से रिलेटेड है। सभी ने भारतीय इकोनॉमी के लिए कुछ ना कुछ किया है सुदृढ़ बनाने के लिए। तो सबसे पहले ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। जो करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा और जानकारी इकट्ठा करते हैं। इनको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। डायरेक्ट बहुत सारा क्वेश्चंस में पूछता है हु वाज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। ठीक है, ब्रिटेन कॉमन हाउस में सबसे पहला इंडियन व्यक्ति यही था जो जगह पाया था। खैर, तो थोड़ा इकोनॉमी से रिलेटेड बात करते हैं। इन्होंने एक बुक लिखा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत सारे एग्जाम ये बुक का डायरेक्ट नाम पूछता है, हु ऑथर्ड या हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसने इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड ही एक बुक लिखा है। इसी बुक में उन्होंने सबसे पहली बार नेशनल इनकम को उसने डिटरमाइन किया था, कैलकुलेट किया था, तकरीबन 1868 एंड 67 के आसपास में। और उसने इस बुक में जो पर कैपिटा इनकम था उसको वो नापा था, एनुअल पर कैपिटा इनकम 20 रुपया। ठीक है, एनुअल। ये क्वेश्चन भी WBCS में कई बार पूछा है, ये क्वेश्चन मेंस में, बड़े बड़े एग्जाम्स में अंदर के क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो ये दादा भाई नौरोजी के बारे में बात हो गया। अब आते हैं VKRD राव। इन्होंने क्या किया था? तो दरअसल VKRD राव ने 1931 में सबसे पहले साइंटिफिक मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम को आंकने का प्रयास किया था, साइंटिफिक वे से। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने तो रफली उस तरह से तो उतना विकसित हुआ नहीं था ये सब मापने का। ठीक है, तो साइंटिफिक तरीका से, साइंटिफिक मेथड से मापने का प्रयास VKRD राव ने ही सबसे पहले किया था इंडिया के नेशनल इनकम को मापने का। अगर इसी क्वेश्चन में रहता हु वाज द फर्स्ट टू डिटरमाइन नेशनल इनकम इन साइंटिफिक मेथड, तब ये आंसर हो जाएगा।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वही 1931 में ही जो कराची सेशन हुआ था, यानी कि अभी तो पाकिस्तान का शहर है वो कराची, वहाँ पर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष यही किया था। और उस कॉन्फ्रेंस में, उस सेशन में 2 रेजोल्यूशन लिया गया था, एक फंडामेंटल राइट्स का, दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, ये इकोनॉमी से रिलेटेड था। तो ये रेजोल्यूशन इसी के अध्यक्षता में लिया गया था, इसलिए इसको भी ऑप्शन में डाल दिया है, थोड़ा मिलता जुलता है ना इकोनॉमी से। और पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इसको तो कौन नहीं जानते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी कहते हैं इनको। तो ये जो 5 ईयर प्लान था, सेकेंड 5 ईयर प्लान स्पेशली, जो 1956 से 60 तक चला था, 5 साल, उसका इसी मॉडल पर आधारित है, उसका आर्किटेक्ट यही था। और भी बहुत सारा 1949 में इन्होंने पीसी महालनोबिस ने ही नेशनल इनकम का कमेटी का गठन किया था, जिसका चेयरमैन था। खैर, क्वेश्चन नंबर 11 सेज 1 GB इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, देखिए मैं थोड़ा कुछ बता लेता हूँ, ये बाइट्स बिट्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। सबसे छोटा यूनिट होता है बीट। अब बीट बनता कैसे? बाइनरी से बनता है, 1 and 0, वो कंप्यूटर का कैलकुलेटिव पार्ट है। तो 4 बीट बन के, 4 बीट बन के बनता है एक निब्बल, और 8 बीट तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 बाइट। और 1024, लेकिन कैलकुलेटिव करने के लिए 1000 ही मानते हैं, 1000 बाइट्स मिलके बनते हैं 1 KB, जिसको किलो बाइट भी बोलते हैं। 1000 KB में, यानी किलो बाइट में 1 MB बनता है, जिसको मेगा बाइट कहते हैं। और 1000 MB में 1 GB बनते हैं, जिसको गीगाबाइट कहते हैं। और 1000 GB में 1 TB बनता है, जिसको टेराबाइट कहते हैं। एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली कभी कभी पूछते हैं। एग्जैक्ट अगर नंबर बात करें तो 1024 होता है इनमें, लेकिन कैलकुलेटिव में सुविधा होगा इसीलिए 1000 ही जनरली माना जाता है। तो और यहाँ पर भी वही ऑप्शंस को देख के आपको पता चल रहा है, 00 है, इसका मतलब वो बिल्कुल राउंड फिगर में माना गया है, 1000 वाला। तो हमको कहाँ आना है? हमको GB से, 1 GB से, यानी कि यहाँ से GB ये है, 1000 MB मतलब 1 GB, तो 1 GB है यहाँ पर, यानी कि इसमें यहाँ से हमको जाना है यहाँ पर। तो कितना हमको जाना पड़ेगा? सबको गुना कर दो तीनों को, तो तीनों को जब गुना करोगे तो 1000 1000 1000 बन के कितना होगा? कितना जीरो बैठेगा? देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यानी कि 9 जीरो बैठेगा, यानी कि 10 to the power 9, ये होगा करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से आप अगर भूल भी जाओगे ये कि 10 to the power होता है 9, तो आप इस तरह करके कैलकुलेटिव करके निकाल सकते हो एग्जाम में, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए आपको ये सब कुछ रट्टा मार के याद ही रखना पड़ेगा कि 1 GB इज इक्वल टू 10 to the power 9 बाइट्स होता है बोल के। अब कभी कभी वो बाइट्स ना पुट के KB पूछ देगा, GB पूछ कर TB पूछ देगा, बिट्स पूछ देगा, तो इसीलिए इसको भी याद रखना जरूरी है ताकि आप कैलकुलेट करके इंस्टेंटली निकाल भी पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन साइंस बेस्ड जीके भी है इसमें। एटम अनुपात मॉलिक्यूल्स समानुपात सेल अनुपात क्या होगा? देखो एटम और मॉलिक्यूल्स में क्या संबंध है? बिल्कुल वही रिलेशन, वही संबंध सेल और इसके बाद आने वाले शब्द में भी होगा। तो एटम कोई भी मैटर का सबसे छोटा अंग होता है, पार्ट होता है ना। 2 या 3 एटम्स मिलते हैं आपस में, तब मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। उसी तरह 2 या 3 सेल मिलकर क्या का निर्माण करते हैं? तो टिश्यू का निर्माण करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 13 से यहाँ फिर से क्वेश्चन आ गया परसेंटेज का, मैथ। इफ 90% ऑफ A इज इक्वल टू 30% ऑफ B एंड B इज इक्वल टू 2x परसेंटेज ऑफ A, देन x इज इक्वल टू, यहाँ जो x व्यवहार कर दिया है, इस x का मतलब क्या है? चलो सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि 90% ऑफ x, तो 90% को हम लोग 90/100 लिख सकते हैं, गुना A, ऑफ का मतलब गुना A, इज इक्वल टू 30% यानी कि 30/100 गुना B। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, A और B में क्या रिलेशन ये पता करने की कोशिश करते हैं। तो ये 100 कट गया और 30 से 90 भी कट गया 3 बार, तो ये हो जाएगा A3 या 3A जैसा भी बोलेंगे, इज इक्वल टू B, यानी कि 3A मिलकर 1B का निर्माण करेंगे। ये एक रिलेशन हमको A और B में फाइंड आउट हो गया। अब आते हैं इस वाले इक्वेशन पर। तो इस वाला इक्वेशन में क्या बोल रहा है? B इज इक्वल टू 2x परसेंटेज, तो 2x परसेंटेज का मतलब हम लोग बटा में 100 लिख सकते हैं, ऑफ A यानी गुना A। तो B का वैल्यू इतना दिया गया है यहाँ पर,
तो b का वैल्यू तो हम लोग अभी पता किए थे, 3a भी होता है, तो b के जगह में 3a डायरेक्ट लिख दीजिए। 3a इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 100 इंटू a। तो इससे a कट गया यहाँ पर, ठीक। 2 से ये 100 भी कट जाएगा 50 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए, वज्र गुणन जिसको बोलते हैं। 3 से 150 हो जाएगा 50 150, और यहाँ x से इधर आए के ये x होगा, तो x इज इक्वल टू 150। तो ये होगा आंसर। x का वैल्यू निकालने बोला था, तो x का वैल्यू होगा 150, ठीक है। 150। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 14। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। सम बोला है, सम यानी जोड़। द डिजिट्स ऑफ नंबर एक्सचेंज देयर प्लेसेस व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। व्हाट इज द नंबर? देखो, बोल रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है, तो 2 अंकों वाली संख्या कितना होगा बताइए। सबसे छोटा 2 अंकों वाली संख्या है ये 1 and 0 यानी कि 10 से लेकर सबसे बड़ा 2 अंक वाली संख्या है 99। इनके बीच में यानी कि 10 से लेकर 99 के बीच में कोई भी एक संख्या है जिन 2 अंकों वाले, जिनके डिजिट्स को, दोनों अंकों को अगर आप जोड़ते हो तो 8 होता है। फॉर एग्जांपल बात करें 71 को आप चेक करो, या फिर 17 को भी चेक कर सकते हो। तो जब आप 71 को आपस में जोड़ते हो तो 7 और 1 8 होता है, या फिर 17 को भी जोड़ते हो 1 और 7 8 होता है। ऐसे ही संख्या का वो बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी ऑप्शंस में देखिए, सभी को आपस में जोड़ के देखो, 3 और 5 8, 6 और 2 8, 4 4 8, 5 3 8। ये तो सभी ऑप्शन में 8 हो रहा है। हाँ, सभी ऑप्शन में ठीक है। अब बोल रहा है कि अब उन डिजिट्स ऑफ द नंबर एक्सचेंज प्लेसेस व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड। जब उस संख्या में मान लो कि 35 वो संख्या है, तो 35 में 3 और 5 को जोड़ने पर 8 होता भी है, और 35 में जब तुम 18 घटाओगे ना, तो वो अपना प्लेस चेंज कर लेगा। प्लेस चेंज कर लेगा मतलब 53 बन जाएगा। ये कभी संभव है क्या? 35 में 18 घटाने से 53 बनेगा? ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा। 35 में तो कुछ भी घटाओगे तो और कम हो जाएगा ना, 53 कहाँ से आएगा? तो ये ऑप्शन नहीं होगा कभी भी। उसी तरह से इसको आप चेक करो, इसको आप चेक करो, सभी को चेक करना पड़ेगा। ये ऑप्शन से ही जाने सबसे बेटर बनेगा दोस्तों। इसको आप एक्स वाई करके बनाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। हम लोग 53 को चेक करते हैं। 53 में आप 18 घटा के देखो तो क्या आना चाहिए? 35 आना चाहिए, क्योंकि उलट जाएगा वो, 3 आगे आ जाएगा और 5 पीछे जाएगा सेकंड नंबर में, इकाई और दहाई सेकंड जगह में। तो देखो 13 यहाँ से 1 ले लिया, तो 13 में 8 घटाने से 5, और यहाँ 4 बचा, 4 में 1 घटाने से 3, ये रहा 35। तो अपना क्या कर लिया? प्लेस को एक्सचेंज कर लिया, तो ये होगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका देखो, ऑप्शन में भी 35 है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 53। 53 को उस तरह से किया गया ना, तो 53 विल बी द करेक्ट आंसर। फिर से मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन। इफ द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। पहले तो ये कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझे, बहुत लोग इसी को नहीं समझ पा रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाला संख्या, जैसे 1 2 3 4 या 12 13 14 या 101 102 103, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, यानी लगातार आते हैं, जिनके बीच में डिफरेंस एक ही चीज़ का रहता है, एक ही संख्या का रहता है। तो 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका एवरेज है 20। एवरेज, तो एवरेज का मतलब मालूम है दोस्तों, अगर कोई संख्या लगातार लिखा जाता है ना, फॉर एग्जांपल अगर बात करूंगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 एक संख्या लिखा गया। अगर मैं आप बोलूंगा कि इन संख्या का एवरेज बताइए, तो आप बिना कैलकुलेट कीजिए, आप बोल दीजिए 3, आंख बंद करके, इसका एवरेज 3 होगा। वैसे एवरेज का फॉर्मूला क्या है निकालने का? तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ आइटम्स। यहाँ पर जितने आइटम्स दिए गए उनका सम, उनको आपस में जोड़ दो, ठीक, डिवाइडेड बाय संख्या जितना है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, तो सम तो कितना हुआ? 15 हुआ। अब जितना तो संख्या, उन संख्या से उसको डिवाइड करो। संख्या कितना है? 5 तो 5 से डिवाइड करो 3, ये रहा एवरेज। एवरेज निकालने का तरीका ये है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ आइटम्स एंड गिवन आइटम्स एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। लेकिन उतना करने का जो दरकार नहीं है अगर कॉन्जिक्यूटिवली है नंबर। आप सीधा क्या करो, अगर सभी के पास डिफरेंस बराबर है, यहाँ पर भी डिफरेंस देखो 1 का है, और 2 और 3 के बीच में डिफरेंस 1 का है, 3 और 4 के सभी का बीच में डिफरेंस 1 है, तो आप सबसे मिडिल नंबर जो रहता है ना, वो ऑलवेज ही एवरेज बनता है। उसी तरह से अगर मैं किसी का भी मैं बात करूँ, चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 11 12 13, इन तीनों में एवरेज बताओ, तो आंख बंद करके आप बीच वाला संख्या को एवरेज बोल दो। लेकिन अगर मैं इसका बात करूँ, मान लो 2 3 4 5, अब एवरेज बताओ,
तो बीच में तो कोई नहीं आ रहा है, बीच में तो यहाँ आएगा बीच, तो बीच 3 और 4 का बीच में आ रहा है ना कोई संख्या, 3 और 4 का बीच में क्या होगा 3.5, 4 से कम और 3 से ज़्यादा, तो 3.5 इसका एवरेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो चलो अब सवाल में आते हैं। एवरेज निकालना सीख गए शॉर्टकट में, कंसेक्यूटिव अगर नंबर है लगातार, तो 7 संख्याएं हैं जिनका एवरेज है 20, तो 7 संख्या लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या है। इनका एवरेज है 20, कहने का मतलब क्या है, और वो संख्या कंसेक्यूटिव है, इसका मतलब ये है कि 20 बीच में आना चाहिए। तो 7 संख्या है, 7 संख्या में बीच कौन आएगा, जो 3 घर के बाद होगा, यानी कि यहाँ पर 20 आएगा, उसके बाद फिर से 3 घर होगा, यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ यहाँ, तो यहाँ क्या आएगा, कंसेक्यूटिव है वो नंबर, तो कंसेक्यूटिव है अगर वो नंबर, तो यहाँ पर इस तरह से आएगा। 20 के बाद क्या आना चाहिए भाई, 19 आना चाहिए, तो ये रहा 19, यहाँ होगा 18 और यहाँ होगा 17। लेकिन तुमसे पूछा है लार्जेस्ट नंबर, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा ये देखना है, तो 20 के बाद काउंट करो, इसको निकालने का भी दरकार नहीं था। 21 हो जाएगा भाई, 20 के बाद 21, फिर 22, फिर 23, तो लार्जेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा संख्या क्या हुआ 23, तो 23 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, वरना XYZ करके बनाते रहो 5 मिनट में। शॉर्टकट इस तरह से एग्जाम में करेंगे सीधा, ये तो पेन भी छूने का दरकार नहीं था इस क्वेश्चन के लिए, बट मुझे दिखाना था कि बनता कैसा है। क्वेश्चन नंबर 60 सेज, जीके का एक क्वेश्चन है साइंस बेस्ड फिजिक्स का। इफ द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर फॉल्स रैपिडली, याद रहे इस वर्ड पर ध्यान देना, रैपिडली, या सडनली वर्ड भी रह सकता है इसके जगह में एग्जाम में, सडनली रहे या रैपिडली रहे। हाउ विल द वेदर चेंज, बैरोमीटर का काम क्या है, एटमॉस्फेरिक ने प्रेशर को नापना, ठीक है, आता भी है। बैरोमीटर से क्या किया जाता है, दाब, एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब मापा जाता है ना। तो अगर बैरोमीटर जो है उसमें रीडिंग जो दिखा रहा है वो सडनली जल्दी से फॉल हो रहा है, गिर रहा है, तो कौन सा वेदर का अंदिशा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला वाला, अ सीवर स्टॉर्म इज कमिंग, तूफान आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल कह रहा है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका लेंथ दिया है 100 मीटर और ब्रेथ यानी कि चौड़ाई दिया है 80 मीटर, एंड देयर इज अ 10 मीटर वाइड पाथ सराउंडिंग द गार्डन, व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ। देखो ध्यान से देखो इधर, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन में बना दिया, ठीक है, डायग्राम पर मत जाना, मेरा डायग्राम बहुत ख़राब बनता है बचपन से ही। इसका लेंथ है 100 मीटर और ब्रेथ है 80 मीटर, ये ब्रेथ है, चौड़ाई, यानी कि ये भी 80 है और ये भी 80 बराबर है। रेक्टेंगुलर मतलब क्या, ये और ये बराबर होगा और ये बराबर होगा, रेक्टेंगल आयत जिसको बोलते हैं। अब इसके बाहर सराउंडिंग एक पाथ है, ये हमने एक पाथ बना दिया, और इस पाथ का चौड़ाई यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मीटर है चौड़ाई पाथ का। अब बोल रहा है इस पाथ का यानी कि इस एरिया का, ओनली इस एरिया का, ये जो एरिया है इस एरिया का आपको, पाथ का आपको एरिया बताना है, ठीक है, इस पाथ का। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम ना पूरे का यहाँ से लेकर एकदम पूरे इंक्लूडिंग गार्डन एंड पाथ एज वेल, सभी का एरिया निकालते हैं पूरे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो 100 मीटर है, 100 मीटर है मतलब ये भी 100 है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का पता करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ भी 10 है, तो 10-10 दोनों तरफ बढ़ा देते हैं, तो लेंथ हो जाएगा 100 और उधर का 10-10 यानी कि 120। अब ब्रेथ पता करते हैं, तो ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई है 80, लेकिन 80 तो यहाँ से यहाँ तक का है, ये यहाँ से यहाँ तक का, हम दोनों तरफ बढ़ा रहे हैं ना, ये भी 10 है ये भी 10 है, क्योंकि पाथ के बराबर ही इसका चौड़ाई है, तो ये हो जाएगा 100। तो एरिया इस तरह से निकल जाएगा हमारा 100 और 120 को गुणा करते हैं तो 120 और 2 जीरो लगा दो, यानी कि 12,000 मीटर स्क्वायर, ये हुआ एरिया। किसका, ये एरिया है। इस एरिया में गार्डन भी है और अभी पाथ भी है। अब गार्डन का अलदा से निकाल, अब हमको गार्डन का सिर्फ निकालना है, तो गार्डन का लेंथ कितना है 100 मीटर और ब्रेथ कितना है 80 मीटर, तो एरिया कितना होगा 100 इंटू 80 यानी कि 8,000। ये गार्डन का सिर्फ एरिया निकला, और ये एरिया किसका है, गार्डन और पाथ दोनों है। तो गार्डन और पाथ वाला एरिया में हम लोग सिर्फ गार्डन वाला एरिया को, गार्डन का एरिया को अगर माइनस कर देंगे, यानी 8,000 माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, तो सिर्फ पाथ का एरिया बच जाएगा। तो पाथ का एरिया हो जाएगा 12,000 में अगर 8,000 घटाते हैं तो 4,000, ये रहा 4,000 मीटर स्क्वायर, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो किधर है भाई 4,000, ये रहा ऑप्शन ए। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज हेवी वाटर। हेवी वाटर क्या है।
हेवी वाटर को एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, ड्यूटेरियम बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देता है, इसलिए आप इसको याद रखो, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो हेवी वाटर किसे कहते हैं दोस्तों? तो हेवी वाटर में आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन मिक्स रहता है, यानी कि ऐसा वाटर जिसमें हाइड्रोजन का आइसोटोप्स वाटर में मिला रहता है, तो उसको कहते हैं हेवी वाटर। तो ये होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 ज्योग्राफी का जीके का एक क्वेश्चन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हैज़ नॉट, याद रहे नॉट है, क्रॉस्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? तो इसका करेक्ट आंसर गुजरात, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जानते हैं ना किसको कहते हैं? उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसका वैल्यू होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ इसका वैल्यू। कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू भी पूछता है। देखो अब अगर पृथ्वी के ग्लोब्स को देखोगे तो 4-5 लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, लेटिट्यूड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो यहाँ पर थोड़ा समझा ही देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, देख लीजिए। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये ग्लोब है। तो आप पृथ्वी में कभी ऐसा देखे हो इस तरह से एक बीचों बीच एक रेखा गया हो, उसके बाद एक रेखा यहाँ पर गया हो, एक रेखा यहाँ पर गया हो? वैसे तो बहुत सारे रेखाएं हैं, ठीक है, इस तरह करके आप देखें। ज्योग्राफी का बुक में तो देखे ना बचपन में, लेकिन उस वक्त समझ में नहीं आता था कि क्या चीज़, क्या रेखाएं हैं। इनसे सवाल पूछता है एग्जाम में। ये जो बीचों बीच में जाता है ना, ये होता है 0 डिग्री। और पहले तो ये बता देता हूँ कि रेखा को, ये जो लेटा हुआ रेखा है ना, जो लेटा रेखा है, इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। और ये जो खड़ा रेखा है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लेटीट्यूड का मैं बात कर रहा हूँ। लेटीट्यूड जो पृथ्वी का बीचों बीच से, ग्लोब का बीचों बीच से है, ये सच में कोई रेखा नहीं, इमेजिनरी रेखा है। ये इमेजिनरी लाइन से, काल्पनिक ऐसा अनुमान लगाया गया है सुविधा के लिए, कोऑर्डिनेशंस को मिलाने के लिए, प्लेस टाइम वगैरह का। तो बीचों बीच वाला 0 डिग्री, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इक्वेटर। और इसके ऊपर में जो रेखा गया है, यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्योंकि ये बीचों बीच है, तो इसका इधर में नॉर्थ साइड है, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल है यहाँ पर, है ना। और ये है, ये भी है 23.5 डिग्री, लेकिन दक्षिणी अक्षांश यानी कि साउथ। एक और रेखा है यहाँ पर, ठीक है, 66.5 डिग्री यहाँ पर भी है। खैर, तो इसका नाम यहाँ पर है 23.5 डिग्री नॉर्थ को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ को लेटीट्यूड का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये वाला का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना भारत का बीचों बीच से गुजरता है। क्योंकि भारत किस जगह है मालूम है? इस जगह में भारत है अपना। चलो मैं, अगर ये ग्लोब है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, अगर हम लोग नॉर्थ साउथ को डिवाइड कर देते हैं तो अपना प्यारा भारत कहाँ पर आता है मालूम है? इस जगह में पड़ता है अपना प्यारा भारत। में रफली एक मैप बना रहा है, इस जगह में पड़ता है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत का बीचों बीच से गुजरता है, भारत को 2 भागों में टुकड़ा करता है। तो कौन कौन स्टेट से ये गुजरता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे 8 स्टेट्स है, इंडियन स्टेट्स से, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को छूता है। हमको यहाँ पता करना है कि कौन नहीं छूता है। तो आपको 8 मालूम होगा तब तो कौन नहीं छूता है पता चल जाएगा ना। 8 इंडियन स्टेट्स है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर छूता है, गुजरता है। पहला है गुजरात, उसके बाद है राजस्थान। राजस्थान को थोड़ा सा छूता है, अगर मैप देखोगे आप पता चलेगा। ज्योग्राफी को ऑलवेज मैप से पढ़ना चाहिए, मैप ऑलवेज अच्छा मैप रखो आप अपने पास में, एटलस जैसा। उसके बाद में एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, मैं छत्तीसगढ़ को ऐसा लिखता हूँ 36, क्योंकि 36 कौन इतना लंबा लिखने लगेगा। उसके बाद में झारखंड, उसके बाद में अपना प्यारा वेस्ट बंगाल, उसके बाद में त्रिपुरा, और उसके बाद में मिजोरम। ये 8 स्टेट से 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये 8 इंडियन स्टेट से जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। गुजरात है ऑप्शन में, ये रहा गुजरात। मिजोरम सबसे लास्ट में है, और वेस्ट बंगाल भी है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता। करेक्ट आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश, ठीक है। और ये जो मैंने बताया ना, आप लोग इसी ऑर्डर में याद रखो, क्योंकि मैं इसको वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में लिखा हूँ सजा के। कभी कभी एग्जाम में आता है, यूपीएससी लेवल का एग्जाम में आता है, ईस्ट टू वेस्ट सजा के बताओ 8 स्टेट्स को, इस तरह का उल्टा पल्टा दिया रहता है और सजाना पड़ता है। खैर, तो यहाँ पर एक काम की बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वेस्ट बंगाल में भी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। और चूंकि WBP का एग्जाम होने वाला है, इसलिए वेस्ट बंगाल का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आखिर गुजरता है वेस्ट बंगाल का, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे 5 डिस्ट्रिक्ट से, वेस्ट बंगाल के ऐसे 5 डिस्ट्रिक्ट से, 5 डिस्ट्रिक्ट से जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। पहला है पुरुलिया, इसको भी मैं ऑर्डर में ही लिख रहा हूँ, करेक्ट ऑर्डर में। उसके बाद बांकुड़ा, सुना है ये सब। उसके बाद है बर्धमान, वेस्ट बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, बर्धमान या बर्धवान।
उसके बाद है ईस्ट बर्धमान यानी कि पूर्व बर्धमान। उसके बाद में है नदिया, 1 2 3 4 5, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो WB में, वेस्ट बंगाल में, जो टॉपिक ऑफ कैंसर को पास करते हैं। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल के एग्जाम में अक्सर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। एक और छोटा सा बात बता के गुजर जाना चाहता हूं दोस्तों, यूपी भले इसका आंसर है, क्यों? क्योंकि यूपी में टॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता है, लेकिन यूपी से एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड गुजरता है। लॉन्गिट्यूड मतलब इस तरह वाला रेखा, लेटीट्यूड क्या था? ये वाला लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड गुजरता है, और वो लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री, ठीक है, लॉन्गिट्यूड ये गुजरता है। और ये किस जगह से गुजरता है? तो यूपी में मिर्ज़ापुर नामक एक जगह, सुने हैं? क्यों नहीं सुना होगा, एक वेब सीरीज आया था, देखा ही होगा मिर्ज़ापुर नाम से। तो मिर्ज़ापुर जो इलाहाबाद के नज़दीक है, इलाहाबाद तो नहीं, प्रयागराज बोलना ठीक होगा भाई, नाम चेंज कर दिया है योगी जी ने। तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद के नज़दीक एक मिर्ज़ापुर नामक जगह है, वहीं से ये 82.5 डिग्री गुजरता है हमारा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हमारा टाइम जोन सेट होता है पूरा इंडिया का। वैसे नॉर्थ ईस्ट वाला एक अलग टाइम जोन का डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उधर में रात जल्दी हो जाता है, दिन जल्दी हो जाता है, रात भी जल्दी हो जाता है, वक्त नहीं मिलता है, हम लॉस हो जाता है उन लोग को। खैर इकोनॉमिक लॉस है, कई सालों से डिमांड चल रहा है, देखते हैं 2 जोन्स होता है कि नहीं इंडिया में। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिर से एक क्वेश्चन आ गया मैथ का। अ मेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स, टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ही ट्रेवल्ड सम ऑफ द टोटल ऑन फुट एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, रेस्ट ऑफ इट बाय साइकिल एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर ऑन फुट? देखो सवाल में समझाता हूँ पहले। एक डिस्टेंस है 61 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 9 आवर्स में, 9 घंटा में वो डिस्टेंस को कवर कर देता है। लेकिन इस 9 घंटे में वो कुछ हिस्सा डिस्टेंस का, यानी 61 किलोमीटर का कुछ हिस्सा फुट पैदल चलता है, पैरों पर पैदल चल के जाता है, और अपना स्पीड था उसका पैदल चलने के टाइम में स्पीड था 4 किलोमीटर पर आवर। और बाकी हिस्सा वो साइकिल से जाता है, और साइकिल से स्पीड था 9 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है पैदल से वो कितना दूर तक चला 61 किलोमीटर में, यानी 61 किलोमीटर को 2 भागों में डिवाइड कर दो। 61 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, तो कुछ डिस्टेंस चला है साइकिल से, और कुछ डिस्टेंस पैदल वाला पहले आया है, तो कुछ डिस्टेंस चला है फुट से और कुछ डिस्टेंस चला है साइकिल से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो साइकिल वाला जो है फुट वाला, यह 4 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड दिया है, और साइकिल वाला जो डिस्टेंस है यह है 9 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड दिया है, और टोटल जर्नी में उसको टाइम लगा है 9 घंटे का, 9 आवर्स का यहाँ टाइम दे दिया है। तो हमको बता रहा है कि फुट से वो कितना दूर चला 61 में से। समझ में आ गया सवाल? चलो अब बनाते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि फुट से जब वो चला तो उस वक्त डिस्टेंस चला है वो x किलोमीटर मान लेते हैं, लेट इट बी। ठीक है, x किलोमीटर का डिस्टेंस वो फुट से चला। तो भाई बताओ साइकिल से वो कितना चला होगा? टोटल था 61, तो 61 माइनस x, इतना किलोमीटर वो साइकिल से चला होगा। और टाइम कितना लगा होगा भाई फुट से चलने में? क्योंकि स्पीड तो दे दिया है ना, ये रहा 4 किलोमीटर स्पीड है जब फुट से चला। तो टाइम का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी x/4 आवर्स, इतना घंटा। और साइकिल से जब गया तो उस वक्त टाइम कितना लगा होगा? 9 किलोमीटर पर आवर है, तो 61 माइनस x डिवाइडेड बाई कितना 9 किलोमीटर, तो इतना आवर्स लगा। हमको अभी कैलकुलेट नहीं करना है, ये टाइम मैंने निकाला खाली। ठीक है, ये इसका टाइम है साइकिल वाला, और ये फुट वाला टाइम है। और टोटल टाइम कितना लगा है ये देखिए, टोटल टाइम इसको 61 किलोमीटर कवर करने में 9 घंटा लगा है। तो हम इससे एक इक्वेशन का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि समीकरण का। देखिए ये फुट का, यानी कि पैदल जब चल रहा था उसका टाइम x/4, ठीक, और ये रहा साइकिल वाला, दोनों को जब जोड़ लेंगे तो हम लोग का 9 घंटा आना चाहिए। तो दोनों को जोड़ते हैं, ये रहा साइकिल का टाइम, साइकिल से जब गया उसका टाइम। अब इन दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए, तो ये रहा 9। अब इसी को सॉल्व करो और x का वैल्यू निकाल लो, तो x का वैल्यू निकलते ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि x हम लोग किसको माने? फुट से कितना चला है, और वो हमसे पूछ भी यही रहा है कि फुट्स में जब चला तो कितना डिस्टेंस कवर किया पैदल चलते वक्त। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 4 9 जा हो जाएगा 36, और ये हो यहाँ पर हो जाएगा 9x। ये सब तो आपको आता ही होगा, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। 4 का 4 4 छक 24 माइनस
4x इज इक्वल टू 9, तो x को इधर में ला के हम लोग माइनस एक्स 5x हो गया, 9 में 4 घटा दिया, प्लस 244 और हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, 9 और 36 को, 9 छक 54 का 4 हासिल 5, 9 दिया 27, 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। अब यहाँ बन गया 5x और ये इधर चला जाएगा बिना x वाला, तो 324 में 244 हमको घटाना है तो ये बन जाएगा 80, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा 80/5, कैंसिल करते हैं तो ये बन गया 16, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 16, तो यही होगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन आप स्पीड में जल्दी लिखोगे क्योंकि बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इफ़ द डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम speed of a boat is 12 kilometer and 8 kilometer respectively, how much time will it take to cover 24 kilometer in stationary water? बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन आता है, टाइम एंड डिस्टेंस का एक पार्ट है, उसी का ये क्वेश्चन है अरिथमेटिक में, अंक गणित में। बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितना है 12 किलोमीटर और अप स्ट्रीम 8 किलोमीटर पानी में, बहता हुआ पानी का। तो अगर खड़ा हुआ पानी, वही पानी खड़ा हुआ है तो 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा बोट को स्टेशनरी वाटर में? देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब पहले समझाते हैं। डाउन स्ट्रीम मतलब अलोंग द वाटर, यानी कि पानी के बहाव के ही दिशा में। अगर पानी का बहाव इस दिशा में है, इस दिशा में है, तो आप अपना बोट को भी इसी दिशा में अगर चलाओगे तो ये डाउन स्ट्रीम हो गया। और अप स्ट्रीम का मतलब पानी इधर रहा है लेकिन आप बोट को इधर चला रहे हो तो अप स्ट्रीम हो गया। वो समझ में आ गया? स्ट्रीम का उल्टी दिशा में जाना। तो अप स्ट्रीम हमको गिवन है, डाउन स्ट्रीम भी हमको गिवन है। तो बोट का अगर हमको स्पीड पता चल जाएगा सिर्फ बोट का स्टेशनरी वाटर में, यानी खड़ा हुआ पानी में, ठहरा हुआ पानी में, तो 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा पता चल जाएगा हम लोग को। तो देखो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जब भी गिवन रहेगा ना तो बोट का स्ट्रीम निकालना बड़ा आसान होता है। सम ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। इससे आप क्या पता करोगे? बोट का स्पीड पता करोगे, बोट का स्पीड। ठीक है, तो दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, सम ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है, तो 12 और 8 20 हो गया बटे 2, कैंसिल करते हैं तो 10 आए। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर, ये क्या आया? बोट का स्पीड आया। और हमको डिस्टेंस कितना दिया है? 24 किलोमीटर जाना है डिस्टेंस, और हमारे पास स्पीड आ गया बोट का स्पीड। ठीक है, बोट का स्पीड आ गया हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा भाई? तो टाइम का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपन स्पीड, तो डिस्टेंस है 24 और स्पीड है हमारा 10, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 2.4 का करेक्ट आंसर 2.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज ओड अमंग द फॉलोइंग? रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, इनमें से ओड कौन है? ओड यानी कि विषम, जो किसी से मैच नहीं कर रहा हो, अलग है। तो FNAW, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ए होगा करेक्ट आंसर। क्यों ए होगा? क्योंकि ए एक ये क्या बोलेंगे वोवेल है और बाकी सब कॉन्सोनेंट है, ऐसा भी देता है एग्जाम में, क्या करेंगे। जी का एक क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का, विच वन इज वीवीपैट रिलेटेड टू द फॉलोइंग? वीवीपैट, पहले तो वीवीपैट मतलब समझ लो। वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड, लिख देता हूँ इधर, कभी कभी हो सकता है एग्जाम में कहीं आप पूछ देगा। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, VVPAT, वीवीपैट, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इसका करेक्ट आंसर होगा जनरल इलेक्शन, आम चुनाव में इसका यूज। दरअसल ये एक मशीन है, आप लोग इस बार चुनाव में, वैसे वेस्ट बंगाल में MLA का जो चुनाव हुआ, गए होंगे। क्या होता है यहाँ पर, एक मशीन है जिसमें एक स्क्रीन भी छोटा सा लगा रहता है, उसमें आप देख सकते हो कि किसको आपने वोट दिया, कौन से कैंडिडेट को। तो कैंडिडेट का जो सिंबल है, जो जैसे कि मान लो अगर कोई TMC को दिया तो TMC का जो सिंबल है, कोई BJP को दिया BJP का जो कमल फूल का सिंबल, वो सिंबल का कागज़ में लिखा हुआ विथ द नेम ऑफ कैंडिडेट्स भी आ जाता है और वो अंदर में गिरता है वो स्लिप, वो कागज़ आप देख पाओगे अपने आँखों से कि मैंने किसको वोट दिया। पहले तो बस दबाए हम लोग बजा, उसके बाद में पता ही नहीं चलता है कि वोट किसको गया। तो इसी डाउट को ख़त्म करने के लिए 2014 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो उस बार का लोकसभा चुनाव में यूज भी किया। पूरा इंडिया में तो ठीक से यूज नहीं हो पाया था, लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव में यूज किए हम लोग इसको।
तो खैर वीवीपैट का ताल्लुक रिलेशन किससे है? जनरल इलेक्शन से, चुनाव से, आम चुनाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का एक क्वेश्चन है जीके। मिल्क इज नो लॉन्गर कॉल्ड ए बैलेंस डाइट ड्यू टू द लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले तो जानो बैलेंस डाइट किसको कहते हैं? संतुलित आहार। बैलेंस डाइट संतुलित आहार उसको कहते हैं जिसमें विटामिन का, कैल्शियम का, आयरन का, मैग्नीशियम का और भी बाकी न्यूट्रिएंट्स जितने हैं उनका जितना ज़रूरत है एक हेल्दी बॉडी को उतना पर्याप्त मात्रा में मिल रहा हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वेट सबका, उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो दूध किस चीज़ का कमी है? दूध में क्या चीज़ नहीं मिलता है? तो आयरन और विटामिन सी नहीं मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयरन और विटामिन सी के कमी के कारण दूध को बैलेंस डाइट नहीं कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फुल फॉर्म ऑफ जीएसएम। जीएसएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो कि मोबाइल फ़ोन और अदर टेक्नोलॉजीज़ में यूज होता है जनरली मोबाइल फ़ोन में। तो इसको फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ठीक है, इसको आपको रट्टा ही मारना होगा, कुछ उपाय नहीं है। रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी 53rd डे आफ्टर टुडे इफ टुडे इज ट्यूसडे। सेम टाइप का क्वेश्चन आया था इस बार, दो क्वेश्चन आया था WBCS के प्री एग्जाम में। बोल रहा है आज का दिन ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो 53 दिन बाद, आज से आफ्टर टुडे, आज से 53 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखो आप गिनने मत लग जाओ, कैलेंडर का ये क्वेश्चन है, इसका शॉर्टकट है। देखो एवरी 7 डेज के बाद में वो डे रिपीट होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, प्रत्येक 7 दिन के बाद डे रिपीट होने लगता है। जैसे आज अगर मंगलवार है तो 7 दिन बाद में फिर से मंगलवार आएगा, फिर से मंगलवार आएगा। इसलिए तो आप पता करो कि 53 दिन है ना, 53 दिन हमको निकालना है। तो 53 में कितना 7 छुपा हुआ है, तो 7 से आप डिवाइड करो और जो रिमाइंडर निकलेगा उसको आप ध्यान दो, यानी कि शेष फल 7 49, तो 49 अगर माइनस कर देते हैं 53 में तो कितना हो जाएगा? 13 में 9 घटाएंगे तो 4 और ये 4, यानी कि रिमाइंडर कितना निकला? 4, यानी कि शेषफल 4 निकला। तो आप सीधे ट्यूसडे में 4 ऐड कर दो। तो ट्यूसडे से 4 अगर गिनोगे तो ट्यूसडे के बाद क्या आएगा? वेडनेसडे आएगा, फिर थर्सडे आएगा, फिर फ्राइडे, फिर चौथा में आएगा सैटरडे, तो सैटरडे होगा करेक्ट आंसर। इस तरह से आप शॉर्टकट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कैसे SCF LCM वाला क्वेश्चन आ गया। बोल रहा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, यानी कि 2 नंबर को गुना करने पर 2160 होना चाहिए। और उन लोगों का SCF है 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मसाप या मसागु जिसको बंगला में बोलते हैं। व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन SCF एंड LCM ऑफ दोज टू वर्ड्स। LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लसाप जिसको बोलते हैं, लसागु। तो देखो इसके लिए छोटा सा एक फॉर्मूला है, अगर आप जल्दी से बनाना चाहते हो। 2 नंबर बोला है तो फर्स्ट नंबर SCF LCM को पहले लिखते हैं, हाँ सुविधा होगा। SCF गुना LCM, SCF और LCM को गुना करोगे ना तो फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर ही निकलता है। ठीक है, ऑलवेज। तो SCF तो हमको गिवन है भाई, ये रहा 6। LCM हमको नहीं दिया है, तो LCM ही तो LCM और SCF का LCM अगर हम पता कर लेंगे तो फिर उनका रेशियो भी पता हो जाएगा। तो LCM हमको नहीं दिया है, तो LCM यहाँ से निकालते हैं। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर दोनों को गुना करने पर कितना होना चाहिए? बोल दिया है 2160। तो इसीलिए LCM का मतलब कितना होगा? 2160 अपॉन 6, यानी कि डिवाइड कर दो। तो कैंसिल करते हैं, काटते हैं, कितना बार में कटेगा? 6 3 18 और यहाँ 3 हुआ, 6 6 36 0, 360। LCM कितना निकला? 360। और SCF कितना है? 6। तो क्या बोल रहा है लास्ट में? SCF और LCM का रेशियो पूछा है ना, रेशियो। तो HCF अनुपात रेशियो LCM। SCF कितना है? 6 और LCM कितना निकला? 360। बस छोटा करते हैं इसको, 6 का 6, 6 6 36 0, यानी कि 1:60। तो किधर है भाई? ये रहा ऑप्शन, 1:60 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 सेज हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। ट्राइंगल्स कितने हैं इसमें? रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर बनाना है तो कंफ्यूज हो जाते हैं गिनते गिनते। तो कन्फ्यूजन से अगर बचना है तो सभी ट्राइंगल्स का, सभी एंगल्स का आप नामकरण कर दो। ठीक है, तो मैं इसका नाम देता हूँ, इस एंगल का नाम देता हूँ A, इस एंगल का नाम, यहाँ भी एक एंगल बन रहा है ना B, और यहाँ भी एक एंगल बना है C, इसका नाम दिया D, इसका E, यहाँ पर बन रहा है F,
G I J, ये सभी का हम लोगों ने नोमेनक्लेचर नामकरण कर दिया ट्रायंगल का। अब देखते हैं, तो सबसे पहला ट्रायंगल हम क्या है, यहाँ पर देखो A B C, ये एक ट्रायंगल बना, ठीक है। तो एंगल है ट्रायंगल है ABC, ये पहला बना। उसके बाद देखो CEG, ये भी तो एक ट्रायंगल है, तो CGE। उसके बाद में GIJ, उसके बाद में JHF, उसके बाद में FDB। ये रहा 5 बाहर का ट्रायंगल, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब नेक्स्ट ट्रायंगल देखिए AH, यहाँ से और G, यानी कि ये जी यहाँ पर देखो AH और G, यहाँ एक ट्रायंगल बना है AHG। दूसरा ट्रायंगल बन रहा है A और I में आ जाओ, IF में AIF, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है। नेक्स्ट ट्रायंगल देखो DEJ में, ये देखो DE और J, यहाँ एक बन रहा है, तो DEJ। उसके बाद में DCI में देखो, D यहाँ पर है, C यहाँ पर है और I है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरह करके DCI। उसके बाद में देखो HEB को, यहाँ पे देखो HE और B, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, तो HEB। तो यहाँ पर कितने बना, इधर भी 5 है, इधर भी 5, यानी कि टोटल 10 ट्रायंगल है, और ट्रायंगल नहीं है यहाँ पर। एक ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में ना कभी भी सबसे स्मॉलेस्ट वाला आंसर जनरली नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन ट्रायंगल का फाइंड आउट करना है या कोई और फिगर फाइंड आउट करना है, तो सबसे छोटा संख्या जो ऑप्शंस में रहता है जनरली नहीं रहता है आंसर से। यानी अगर कोई निकालना चाह रहा होगा 8 को तो शुरू में ही गिन के ही कोई भी निकाल ले रहा था, लेकिन वो आंसर कभी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में फिर से क्वेश्चन आ गया है रिलेशन वाला, ये भी रीजनिंग है, रिलेशनशिप वाला। इफ़ F इज़ ब्रदर ऑफ A, F A का भाई है, चलो लिखते जाते हैं। F क्या है, A का भाई, तो भाई है, मेल के लिए हम लोग प्लस का चिन्ह लगा देते हैं F के तरफ। ये दोनों भाई है, मतलब ये A के बारे में तो नहीं मालूम भाई बहन है कि भाई है, लेकिन F जरूर भाई है। अब ये तो बहन भी हो सकती है, लड़की है तो A। C इज़ द डॉटर ऑफ A, C बहन है, बेटी है A का, तो नीचे बनाते हैं, तो C बेटी है, तो बेटी है तो बेटी के लिए माइनस यूज कर लेते हैं। बहुत सारा तरीका है इसको बनाने का, मैं ये वाला तरीका बना रहा हूँ, मुझे ये ठीक लगता है। K इज सिस्टर ऑफ A, K इज सिस्टर ऑफ F, K F का बहन है, तो K F का बहन है, तो K को इधर लिखता हूँ, ठीक है। और बहन है इसीलिए मैं K के लिए भी माइनस यूज करता हूँ, ठीक है। और यानी कि K F और A सिबलिंग है, यानी भाई बहन है, जिसमें से ये भाई है F, K बहन है। अब A के बारे में कंफर्म हमको नहीं है कि वो क्या है, लड़का है कि लड़की है, इसलिए भाई या बहन नहीं कह सकते, दो में से ज़रूर कुछ होगा। J इज़ द ब्रदर ऑफ C, J C का भाई है, तो यहाँ पर लिख देते हैं J को, और ये C का भाई है, तो भाई है मतलब प्लस लगा देते हैं, ठीक है। अब सवाल है हु इज़ अंकल ऑफ J, अंकल ऑफ J कौन है, J का अंकल, तो ये A क्या है बोलो तो, ये तो A या C दोनों का या तो माँ होगा या बाप होगा, और F क्या है, F A का ही भाई है, तो अंकल कौन हो सकता है, F हो सकता है J का भी और C का भी, दोनों का अंकल F हो सकता है, होगा, तो करेक्ट आंसर होगा इसका F। क्वेश्चन नंबर 30, विच स्पोर्ट्स इज स्मृति मानधना रिलेटेड टू, स्मृति मानधना किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रिकेट टीम में है। ये दरअसल 2018 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2018 में इसको एक अवार्ड मिला गया था बेस्ट वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछ दिया है।